सो हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू द थोरेक्स यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर की, जो कि 11th क्लास की बायो की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है बच्चे। इस चैप्टर को 3 लेक्चर में समाप्त करेंगे थोरेक्स के ऊपर। आज इसका पहला लेक्चर देने जा रहा हूं बच्चे, जिसके अंदर डिटेल्ड में बात करेंगे कि लिविंग होते क्या है। अगर आज के टॉपिक की मैं बात करूं तो डिटेल्ड में तो पढ़ाऊंगा ही टॉपिक, उसके साथ एनसीईआरटी की रीडिंग भी करवाऊंगा। थोरेक्स के ऊपर जितना टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा बच्चे, उसकी एनसीईआरटी उसी लेक्चर में रीड करके बताऊंगा कि कोई भी ऐसा पोर्शन नहीं है जो स्किप हो रहा है। अंडरस्टूड और नॉट? तो बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं बच्चे। इस लेक्चर के अंदर अपन जो टॉपिक कवर करने वाले हैं आज, वो है व्हाट इज लिविंग। आखिर लिविंग होता क्या है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं बच्चे, तो आपको बहुत सारे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स दिख रहे होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए ये हेडफोन्स ले सकते हो आप। ये हेडफोन्स देखो आप, क्या ये नॉन लिविंग है? आप कहोगे यस। ये मोबाइल देखो आप, क्या ये नॉन लिविंग है? आप कहोगे यस। तो ऐसा क्या कैरेक्टर है इनके अंदर कि ये नॉन लिविंग है, और ऐसा क्या कैरेक्टर है मेरे अंदर कि मैं लिविंग हूं? आखिर हम लिविंग और नॉन लिविंग को कैसे पहचान सकते हैं? हाउ कैन वी से दैट इट इज ए नॉन लिविंग, एंड हाउ कैन वी से दैट आई एम ए लिविंग? अंडरस्टूड और नॉट? इन दोनों के अंदर एक्चुअली में लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस होते हैं, क्या कैरेक्टर होते हैं जिनसे हम ये पहचान सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट लिविंग है और ये नॉन लिविंग है? कुछ तो कैरेक्टर होता होगा, ऑब्वियसली होता है। उसी कैरेक्टर को डिटेल में स्टडी करेंगे। टॉपिक का नाम है व्हाट इज लिविंग। 11th क्लास की एनसीईआरटी के पहले चैप्टर का पहला ही टॉपिक है बच्चे। कुछ भी टाइम वेस्ट किए बिना आपको पॉइंट पे लेके आता हूं बच्चे। देखो बच्चे, कोई भी ऐसा एक कैरेक्टर नहीं है जिसको लेकर हम ये कह सकें कि ये कैरेक्टर अगर होगा तो वो लिविंग, ये नहीं होगा तो वो नॉन लिविंग। एक कैरेक्टर हमारे पास नहीं है। हमें बहुत सारे कैरेक्टर स्टडी करने पड़ते हैं जब भी हम लिविंग और नॉन लिविंग को पहचानने की बात करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लिविंग और नॉन लिविंग की बात करते हैं, तो हमें बहुत सारे कैरेक्टर्स की बातें करनी पड़ती है बच्चे। यहां पर मैंने लिखे हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ऐसे फीचर जो प्रेजेंट होते हैं आइदर इन द लिविंग और आइदर इन द नॉन लिविंग, दोनों में से किसी में भी प्रेजेंट होते हैं, तो उसे कैरेक्टर की तरह यहां पे मेंशन किया है मैंने। डिफाइनिंग फीचर का मतलब होता है ऐसे फीचर, ऐसे कैरेक्टर जो डेफिनेशन दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं बच्चे? डेफिनेशन दे सकते हैं। डिफाइनिंग फीचर का मतलब है अगर ये फीचर हुआ तो वो लिविंग, अगर नहीं हुआ तो नॉन लिविंग। डेफिनेशन में यूज कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर का मतलब हो ना हो फिक्स नहीं है, एक जनरल बात की जाएगी कैरेक्टरिस्टिक फीचर में। और यहां पर लिखूंगा मैं उस कैरेक्टर का नाम बच्चे। तो यहां पर लिविंग के कैरेक्टर आपके सामने लिख रहा हूं भाई। ऐसा कैरेक्टर जो लिविंग में होगा जनरली वो यहां पे लिख देंगे, और वो डेफिनेशन में यूज हो सकता है, उसका होना लिविंग की डेफिनेशन दे सकता है, तो वो यहां पर लिखेंगे। कुल मिला के मैंने आपको ये समझाया है बच्चे, डिफाइनिंग फीचर क्या होता है जो ऑल लिविंग में प्रेजेंट होता है। यहां पे लिख देता हूं, प्रेजेंट इन ऑल लिविंग्स। जो सभी लिविंग में प्रेजेंट होगा ना, अगर वो लिविंग है तो वो मिलेगा ही मिलेगा फीचर उसके अंदर, तो उसे डिफाइनिंग फीचर बोलेंगे। डिफाइनिंग फीचर का पहला कैरेक्टर है ये। दूसरा कैरेक्टर आपके सामने लिखता हूं, एब्सेंट इन ऑल नॉन लिविंग। पहला कैरेक्टर तो है बच्चे कि सभी लिविंग में मिलना चाहिए। दूसरा कैरेक्टर है किसी भी नॉन लिविंग में नहीं मिलना चाहिए, तभी वो डिफाइनिंग फीचर बनेगा, डेफिनेशन देने वाला फीचर बनेगा किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। बोलो बात समझ में आती है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होते हैं सर? ये वो फीचर होता है बच्चे जो प्रेजेंट होता है लिविंग के अंदर। किसमें प्रेजेंट होता है बच्चे? लिविंग के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इसकी डेफिनेशन तो बहुत सिंपल है भाई, आप कह सकते हो प्रेजेंट इन लिविंग्स। अंडरस्टूड और नॉट? जो लिविंग में होगा वो क्या है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर। जो सभी लिविंग में होगा, किसी नॉन लिविंग में नहीं होगा, वो क्या होगा बच्चे? डिफाइनिंग फीचर होगा। बोलो बात समझ में आती है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर में आप लिखें प्रेजेंट इन लिविंग्स। नोटिस माय वर्ड, मैंने ऑल वर्ड को यहां पे यूज नहीं किया है। लिविंग्स में होता है, एक्सेप्शंस हो सकते हैं। यहां पर ऑल लिविंग में होना चाहिए, कोई एक्सेप्शन नहीं चलेगा। कोई भी नॉन लिविंग में नहीं होना चाहिए, कोई एक्सेप्शन नहीं चलेगा। ये रहेगा डेफिनेशन का क्राइटेरिया। कुछ कैरेक्टर है हमारे पास जिनको एक ट्रिक से याद कराऊंगा बच्चे आपको। पहले तो सुनिए और समझिए चीजों को, उसके बाद ट्रिक मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला कैरेक्टर जो हम कैरेक्टर ऑफ द लिविंग में पढ़ते हैं बच्चे, वो होता है ग्रोथ। क्या होता है बच्चे? ग्रोथ। देखो बच्चे, ग्रोथ होती क्या है? ग्रोथ का मतलब सिंपली है इंक्रीज होना भाई।
है ना, किसी ऑब्जेक्ट या फिर किसी लिविंग की बॉडी में इंक्रीज होना। अब इंक्रीज क्या होना चाहिए, या तो उसका मास इंक्रीज होना चाहिए या फिर उसके सेल्स का नंबर इंक्रीज होना चाहिए। ये दो कैरेक्टर होते हैं ग्रोथ के। क्या क्या बच्चे, इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स। अगर इन दोनों में से कुछ भी इंक्रीज हो रहा है तो हम बोलेंगे वहां पे ग्रोथ हो रही है। आपको क्या लगता है, क्या ग्रोथ सभी लिविंग्स में होती है? बिल्कुल भाई, जितने भी लिविंग्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, आप रिमेंबर कर सकते हो, उन सभी के अंदर ग्रोथ प्रेजेंट होगी। बोलो बात समझ आती है? क्या ग्रोथ नॉन लिविंग में भी हो सकती है? एग्जैक्टली, एनसीईआरटी इसी को मेंशन करता है। अगर ग्रोथ लिविंग में होती है तो ग्रोथ नॉन लिविंग में भी होती है। लाइक माउंटेन्स, एक पहाड़ को, एक माउंटेन को इमेजिन करो आप। टाइम के साथ जैसे जैसे सैंड बाय द एयर ट्रांसपोर्ट होकर इस माउंटेन के ऊपर डिपॉजिट होगी, क्या इस माउंटेन की ग्रोथ होगी? इसका साइज बढ़ेगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा। जैसे जैसे एयर यहां से फ्लो करेगी, माउंटेन की सैंड को यहां से उड़ा के लेके चली जाएगी किसी दूसरे प्लेस पे, क्या माउंटेन का साइज डिक्रीज होगा? क्या इसकी ग्रोथ डिक्रीज होगी? ऑब्वियसली होगी। तो आप ये कह सकते हो कि नॉन लिविंग्स के अंदर भी बच्चे ग्रोथ होती है। क्या होती है बच्चे? ग्रोथ होती है। बहुत ध्यान से सुनना, मैंने आपको बताया ग्रोथ क्या होती है भाई, इंक्रीज इन मास या फिर इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, ये ग्रोथ होती है। क्या ये लिविंग में होता है? बिल्कुल, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो होगा। किसका किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर? लिविंग का। यहां पे लिखा है ना कैरेक्टर ऑफ लिविंग, तो लिविंग की बात कर रहे हैं यहां पे, क्योंकि ये लिविंग में तो मिलता है भाई साहब। क्या ये सभी लिविंग में मिलता है? बिल्कुल, ऑल लिविंग में तो प्रेजेंट है। पहली कंडीशन फुलफिल करता है डिफाइनिंग फीचर की। लेकिन दूसरी कंडीशन पे आओ, एब्सेंट इन ऑल नॉन लिविंग। क्या ये किसी नॉन लिविंग में मिलता है? बिल्कुल मिलता है, माउंटेन्स में। इसलिए इसे डिफाइनिंग फीचर नहीं कह सकते हैं। क्या इसे डिफाइनिंग फीचर कहेंगे? नहीं। बोलो बात समझ आई आपको? एक एक वर्ड क्लियर हो रहा है जो भी यहां पे मेंशन कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये था पहला फीचर बच्चे, जिसे बोलते हैं ग्रोथ। क्या बोलते हैं? ग्रोथ। अगले फीचर पे लेके आता हूं जिसका नाम है बच्चे रिप्रोडक्शन। क्या नाम है? रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन का मीनिंग तो सबको पता है भाई, एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसा ही ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, अपने ही जैसा, अपनी ही स्पीसीज का ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। क्या रिप्रोडक्शन सभी लिविंग करते हैं? क्या रिप्रोडक्शन नॉन लिविंग में हो सकता है? इनका आंसर करता हूं आपको। देखो बच्चे, आपने जरूर ऐसे ऑर्गेनिजम्स देखे हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं करते। सबसे पहला एग्जांपल जो आपने डे टू डे लाइफ में सुना भी होगा, इनफर्टाइल कपल्स के बारे में। बहुत सारे ऐसे कपल्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं किसी भी एबनॉर्मेलिटी की वजह से, किसी भी ऑर्गन डिफेक्टिव की वजह से। तो उनको क्या अपन नॉन लिविंग बोल देंगे? ऑब्वियसली नॉट। वो लिविंग तो है लेकिन वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे। इसलिए रिप्रोडक्शन ऐसा फैक्टर है जो ऑल लिविंग में प्रेजेंट नहीं होता है। बोलो बात समझ आई? ऑल लिविंग में नहीं होता है। कुछ ऐसे लिविंग्स होते हैं जैसे इनफर्टाइल कपल हो गया, जैसे म्यूल हो गया। बोलो बात समझ में आती है? इनके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होता है। क्या कोई नॉन लिविंग ऐसा है जो रिप्रोडक्शन कर सकता है? बिल्कुल नहीं, किसी भी नॉन लिविंग में ये नहीं होता है। सेकंड फीचर जो है एब्सेंट इन ऑल नॉन लिविंग्स, ये तो फुलफिल करता है ये, लेकिन प्रेजेंट इन ऑल लिविंग को फुलफिल नहीं करता है। कुछ ऐसे लिविंग्स है जिनके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होता है। क्या ये लिविंग के अंदर होता है? हाँ भाई, लिविंग का एक जनरल कैरेक्टर तो है ये। बोलो है तो बिल्कुल, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो है लिविंग का, है या नहीं है? अब आपके मन में एक डाउट आएगा। क्या डाउट आएगा मैं मेंशन कर दूं। आप कहोगे कि सर अगर ये सभी लिविंग में नहीं होता तो क्या इसको अपन यहां पर कैरेक्टर ऑफ द लिविंग बोलेंगे? मैं कहूंगा बिल्कुल बोलेंगे। मैंने यहां पे ऑल मेंशन नहीं किया है, जनरल कैरेक्टर लिख रहा हूं बीच में। ये टेबल किसकी है बच्चे? जनरल कैरेक्टर की। अगर ज्यादातर लिविंग में मिलता है तो उसे कैरेक्टर मानेंगे। बात समझ आई क्या? अगर कैरेक्टर मानना नहीं होता तो मैं उसको इस लिस्ट में मेंशन भी नहीं करता। बात समझ आई? तो रिप्रोडक्शन इज ए कैरेक्टर फीचर ऑफ लिविंग, बट इट इज नॉट ए डिफाइनिंग फीचर बिकॉज इट नॉट प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अंडरस्टूड और नॉट? रिप्रोडक्शन सभी लिविंग में नहीं होता है बच्चे, इसलिए ये डिफाइनिंग फीचर, डेफिनेशन का फीचर नहीं हो सकता है। अगला कैरेक्टर आपके सामने मेंशन करता हूं, ध्यान से देखिएगा बच्चे। अगले कैरेक्टर का नाम लिख रहा हूं मेटाबॉलिज्म। देखो बच्चे, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस चलती है, जैसे डाइजेशन, जैसे कोरी साइकिल,
बहुत सारी ऐसी रिएक्शन है जो साइमल्टेनियसली हमारी बॉडी के अंदर चलती रहती है, उन सबको मिलाकर कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं बच्चे। क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ये जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस होती है ये लिविंग में होती है क्या, ऑब्वियसली, इसलिए लिविंग का फीचर तो है। क्या ये सभी लिविंग में होती है, मैं कहूंगा यस। इस अर्थ पे कोई ऐसा लिविंग प्रेजेंट नहीं है जिसमें मेटाबॉलिज्म ना हो। अगर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो वो लिविंग लिविंग ही नहीं रहेगा। बोलो बात समझ आई। तो ये डिफाइनिंग फीचर हो सकता है। क्या ये किसी नॉन लिविंग में नहीं होता, क्या किसी नॉन लिविंग में नहीं होता। आप कहोगे सर किसी केमिकल रिएक्शन को हम लैब में भी तो करवा सकते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो बच्चे उस रिएक्शन को अपन लिविंग कहेंगे, उस टेस्ट ट्यूब को अपन नॉन लिविंग ही कहेंगे। द रिएक्शन विच अकर्स इन लेबोरेटरी कैन बी कॉल्ड लिविंग रिएक्शन बट द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन दैट कैन नॉट बी कॉल्ड लिविंग। उसे आप लिविंग इंस्ट्रूमेंट को नहीं कह सकते, उस रिएक्शन को आप लिविंग कह सकते हो। आप पूछोगे क्या सर ये डिफाइनिंग फीचर है, बिल्कुल। किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है तो उसे अपन लिविंग कहेंगे बच्चे। बोलो बात समझ में आती है। अगला कैरेक्टर लिख रहा हूं, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। देखो बच्चे, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है सेल्स का प्रेजेंट होना। अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल्स प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है बच्चे, सेल्स, तो उसे हम कहेंगे लिविंग। क्या बोलेंगे उसे बच्चे, लिविंग बोलेंगे। अगर किसी में सेल ही नहीं है तो उसे क्या बोलना पड़ेगा, नॉन लिविंग बोलना पड़ेगा। फिर से अपने एग्जांपल पे आते हैं। इस हेडफोन को देखिए आप, क्या इसके अंदर सेल्स है, नहीं, इसके अंदर मोर और लेस आप कह सकते हो एटम्स है, तो ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट रहेगा आपके सामने, क्योंकि इसके अंदर सेल्स बिल्कुल भी नहीं है। क्या मेरे अंदर सेल्स है, ऑब्वियसली मेरे अंदर सेल्स है ना, स्किन सेल्स, एपिडर्मल सेल्स, आपने बहुत सारे सेल्स पढ़े होंगे, तो क्या आप मुझे लिविंग कहोगे, ऑब्वियसली मेरे अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है। इस हेडफोन के अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसलिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैरेक्टर है और ये डिफाइनिंग फीचर भी है। मैंने आपको बता दिया, ये कैरेक्टर तो है ही है, साथ साथ में ये डिफाइनिंग फीचर भी रहेगा। बोलो अंडरस्टूड है बच्चे, बहुत ही बढ़िया से समझ में आ रही चीजें, आनी भी चाहिए। अगला कैरेक्टर देखो बच्चे, अगला कैरेक्टर है कॉन्शियसनेस, जिसे आप एबिलिटी टू सेंस भी कह सकते हो। अगला कैरेक्टर लिख रहा हूं आपके सामने, कॉन्शियसनेस। किसी भी एटमॉस्फेयर में होने वाली एक्टिविटी के अगेंस्ट रिस्पोंड करना, उसे क्या बोलेंगे, कॉन्शियसनेस। जैसे मैं बात करूं, हमारा हैंड किसी गर्म ऑब्जेक्ट, किसी हॉट ऑब्जेक्ट से टच होता है तो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है, किसी बहुत ज्यादा ठंडे ऑब्जेक्ट से टच हो जाता है तो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे अंदर कॉन्शियसनेस है, हमारे अंदर सेंस है बच्चे, एबिलिटी है हमारे अंदर किसी भी एटमॉस्फेयर की कंडीशन को एनालाइज करके रिस्पोंड करने की। हम उसे रिस्पोंड कर रहे हैं, हमारा हाथ वहां से रिमूव होकर उस एक्शन को रिस्पोंड कर रहा है। अंडरस्टूड और नॉट। तो ये जो कॉन्शियसनेस है बच्चे, ये लिविंग का कैरेक्टर है, ये लिविंग में मिलता है और ये सभी लिविंग में मिलता है। ऐसा कोई लिविंग ही नहीं फाइंड हुआ है जिसके अंदर कॉन्शियसनेस ना मिले। सभी लिविंग के अंदर क्या मिलेगा बच्चे, कॉन्शियसनेस मिलेगा। किसी भी नॉन लिविंग में कॉन्शियसनेस नहीं मिलेगा, ऐसा कहती है एनसीईआरटी। कौन कहती है बच्चे, ऐसा एनसीईआरटी कहती है। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं जो नॉन लिविंग है बट वो कॉन्शियस है, उसके अंदर एटमॉस्फेयर में होने वाली एक्टिविटी के अगेंस्ट रिएक्शन करने की कैपेसिटी है। आपके सामने है स्मार्ट बोर्ड। क्या है बच्चे, स्मार्ट बोर्ड। इसको जहां भी आप टच करते हो, क्या करते हो, टच, वहां पर ये आपके सेंस को रिसीव करता है और रिस्पोंड में वहां पर क्या बना देता है, मार्क बना देता है। मैंने इसको यहां पर टच किया, कहां पर टच किया, यहां पर टच किया, तो टच करने से इसने एटमॉस्फेयर में हुई एक्टिविटी को सेंस किया, उसके बाद रिस्पोंड करके यहां पर इंक का इंप्रेशन छोड़ दिया। बोलो छोड़ दिया। तो क्या ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कॉन्शियस है? आंसर माय क्वेश्चन। एनसीईआरटी में ये अपडेट नहीं आया है टच स्क्रीन का, स्मार्ट बोर्ड का, बट मैं एडिशनल बता रहा हूं आपको, नॉन लिविंग के अंदर भी एबिलिटी टू सेंस हो सकती है, लाइक टच स्क्रीन इन स्मार्ट बोर्ड और मोबाइल्स। अंडरस्टूड और नॉट। बट अगर नीट में क्वेश्चन आता है, अगर एनसीईआरटी पे अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि नीट एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम है बच्चे, यहां पर अपन कॉन्शियसनेस को डिफाइनिंग फीचर मानेंगे और ये बोलेंगे किसी भी नॉन लिविंग के अंदर कॉन्शियस नहीं होती है, एबिलिटी टू सेंस नहीं होती है। अंडरस्टूड बच्चे, कोई भी डाउट यहां पर नहीं होना चाहिए। कोई भी टीचर आपको टच स्क्रीन का एग्जांपल नहीं बताएगा थोरेक्स के अलावा। बात समझ आई क्या?
एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको दिया जा रहा है, बहुत ही रिसर्च के बाद कह सकते हैं बच्चे। अगला फीचर समझिएगा, अगला कैरेक्टर समझिएगा। यहां पे लिखता हूं बच्चे सेल्फ कॉन्शियस। क्या लिखता हूं बच्चे? सेल्फ कॉन्शियस। बहुत ध्यान से सुनो। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है सोचना, समझना, अपने आसपास एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा है उसके प्रति रिस्पॉन्ड करना, यह होती है कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस, खुद के बारे में सोचना, क्या मेरे लिए फायदेमंद है, क्या मेरे लिए नुकसानदायक है, व्हाट इज बेनिफिशियल फॉर मी, व्हाट इज हार्मफुल फॉर मी, इन सब का डिसीजन लेना, यह होती है सेल्फ कॉन्शियसनेस। अपने नेचर के बारे में सोचना, क्या चीजें हमें फायदा पहुंचा रही है, इन्हें कैसे सेव करना है, इन्हें कैसे कंजर्व करना है, यह होती है सेल्फ कॉन्शियसनेस। क्या ये सभी लिविंग में होती है? नहीं भाई, ये ओनली ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट होती है। कहां पर प्रेजेंट होती है? ओनली ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट होती है बच्चे। इसलिए इसे आप डिफाइनिंग फीचर नहीं कहोगे। इट इज ए नॉट डिफाइनिंग फीचर, ये कोई डिफाइनिंग फीचर नहीं है। बट ये लिविंग में मिल तो रहा है भाई, ह्यूमंस आर ऑल्सो लिविंग्स, तो ये मिल रहा है, तो इसे कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द लिविंग तो अपन बोलेंगे। बोलो, बात समझ में आती है? ये थे 6th कैरेक्टर भाई। अगला लिख रहा हूं 7th आपके सामने, जो कि है इमरजेंस। बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चे, इमरजेंस का कैरेक्टर। इमर्ज वर्ड का मतलब ये होता है जुड़ना, कलेक्ट होना, है ना, एकत्रित होना, संगठन में शक्ति, ऐसे वर्ड आपने सुने होंगे बच्चे। एकत्रित अगर कोई चीज हो जाती है ना, बहुत सारी चीजें अगर कंबाइंड हो जाती है तो उनके अंदर एक नई प्रॉपर्टी जनरेट होती है। क्या होती है? नई प्रॉपर्टी जनरेट होती है। और ये कैरेक्टर लिविंग में ही होता है। अगर आप बहुत सारे स्टोन्स को एक साथ रखोगे विदाउट स्टिक दैम, तो क्या उनके अंदर कोई नई प्रॉपर्टी आएगी? ऑब्वियसली नहीं। स्टोन थे जब दूर दूर पड़े थे, स्टोन है जब पास पास रख दिए। लेकिन अगर आप बहुत सारे सेल्स को एक्यूमुलेट करते हो, बहुत सारे सेल्स को कलेक्शन में रखते हो, तो हो सकता है बाय द टाइम वो अटैच हो जाए और वो एक टिश्यू की तरह फंक्शन करने लगे। अंडरस्टूड और नॉट? स्टोन्स को आप कितने भी टाइम कलेक्शन में रखो, कुछ भी बदलेगा नहीं। सेल्स को आप कलेक्शन में रखोगे, अगर वो सारे लिविंग सेल्स रह रहे हैं, उनके अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशन जा रहा है, प्रॉपर मेटाबॉलिज्म हो रहा है, तो वो अटैच हो सकते हैं और एक टिश्यू का फॉर्मेशन कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। अंडरस्टूड और नॉट? तो ये जो इमर्ज होने का कैरेक्टर है, चीजों के जुड़ने से नए कैरेक्टर का आना, दैट इज इमरजेंस, ये ओनली लिविंग के अंदर ही प्रेजेंट होता है बच्चे। लिविंग के अंदर ही होता है, ये किसी भी नॉन लिविंग के अंदर नहीं होता है। तो क्या इसे डिफाइनिंग फीचर मानेंगे? ऑब्वियसली डिफाइनिंग फीचर पे भी मैंने राइट लगाया है, इट इज ऑल्सो डिफाइनिंग फीचर। तो ये 7 कैरेक्टर्स है आपके सामने, मैंने बहुत ही बढ़िया से मेंशन किए, इनको आप बढ़िया से नोट कीजिए इस टेबल को, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चे, नोट किया आपने बढ़िया से। अगली स्लाइड पे आते हैं और इन लिविंग के कैरेक्टर्स को एक एक को बहुत डिटेल में समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले समझाता हूं बच्चे ग्रोथ के बारे में। ग्रोथ हो रही है, इसको समझने के लिए 2 कैरेक्टर समझने हैं हमें। एक तो है बच्चे इंक्रीज इन मास। किसी भी ऑब्जेक्ट के मास में अगर इंक्रीज हो रहा है तो उस ऑब्जेक्ट की ग्रोथ हो रही है। क्या हो रही है? ग्रोथ। या फिर उस ऑब्जेक्ट के अंदर प्रेजेंट नंबर ऑफ द सेल्स, उसके अंदर अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसकी भी ग्रोथ हो रही है बच्चे। बात समझ में आती है? ग्रोथ हो रही है, कैसा कह सकते हैं? या तो उसका मास बढ़े या उसके अंदर सेल्स का नंबर बढ़े, तो उसकी ग्रोथ हो रही है। 2 कैरेक्टर है ग्रोथ को आइडेंटिफाई करने के। उसके बाद ग्रोथ जो होती है बच्चे, सेल डिवीजन जो होता है, ग्रोथ का मतलब तो ग्रोथ होना भाई, है ना। सेल डिवीजन का मतलब क्या है बच्चे? सेल का डिवाइड करके 2 या 4 सेल बना लेना। रिप्रोडक्शन जो होता है, ये म्यूचुअली इंक्लूसिव होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। इंक्लूसिव मतलब अंदर से जुड़े हुए होते हैं। इवेंट्स इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इस लाइन को मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगा। एनसीईआरटी की लाइन है, इसलिए एज इट इज आपके सामने मेंशन की है मैंने। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर जो ग्रोथ होती है बच्चे, वो इंटरनली बाइंड होती है। अगर ग्रोथ होगी वहां पर, अगर सेल डिवीजन होगा वहां पर, तो वहां पर रिप्रोडक्शन भी हो जाएगा। ये तीनों इवेंट आपस में जुड़े हुए रहते हैं, इंटेंसिव रहते हैं। बोलो, बात समझ में आई क्या? इंटेंसिव मतलब जुड़े हुए। सपोज करो ये कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये क्या है बच्चे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सपोज करेंगे बच्चे इसमें ग्रोथ हुआ। क्या हुआ? ग्रोथ हुआ, यानी कि इसके साइज में इंक्रीज हुआ भाई।
साइज में इंक्रीज होने के बाद बड़ा सेल बन जाएगा कुछ ऐसे, ये बन गया बड़ा सेल। अगर इसके साइज में इंक्रीज हुआ है तो इसका साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का रेशियो इनडिस्टर्ब रहा है। बात समझ आई? यहां पर न्यूक्लियस उतना नहीं बढ़ पाया जितना साइटोप्लाज्म बढ़ा, इसलिए न्यूक्लियस का वॉल्यूम और साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम, इनका रेशियो गड़बड़ हो गया है, इनका रेशियो डिस्टर्ब हो गया है। बात समझ आई? इस रेशियो के डिस्टर्बेंस से अब इसको करना पड़ेगा सेल डिवीजन। जब ये सेल डिवाइड करेगा तो दो सेल बना लेगा भाई, एक ये वाला सेल और एक ये वाला सेल। बोलो बात समझ में आई? क्या इस सेल डिवीजन को मैं रिप्रोडक्शन कह सकता हूं? एक ऑर्गेनिज्म जो कि यूनिसेलुलर है, इससे दो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बने, क्या ये रिप्रोडक्शन भी कहा जा सकता है? बिल्कुल कहा जा सकता है। यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ हो गया, सेल डिवीजन हो गया और रिप्रोडक्शन हो गया, ये तीनों एक साथ कंडक्ट होते हैं। अगर एक प्रोसेस हुआ तो दोनों को होना ही पड़ेगा, या फिर अगर सेल डिवीजन हुआ तो उसी को रिप्रोडक्शन कहेंगे, अगर रिप्रोडक्शन हुआ तो उसी को सेल डिवीजन भी कह सकते हैं। तो क्या ये इंटेंसिवली जुड़े हुए हैं, अंदर से जुड़े हुए हैं भाई? म्यूचुअली इंक्लूसिव कह सकते हो इन्हें, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कह सकते हो, अंदर वाली प्रॉपर्टी। बोलो बात समझ में आती है क्या? इसकी जगह आप वर्ड क्या यूज कर सकते हो? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ये अंदर की प्रॉपर्टी है बच्चे। बोलो बात समझ में आती है? तो ये एनसीईआरटी की लाइन थी जो मैंने डायग्राम बना के आपके सामने समझाई है। अगली लाइन समझाता हूं बच्चे, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा प्लांट्स जो होते हैं बच्चे वो कंटिन्यूअसली ग्रो करते हैं। ऐसा नहीं है प्लांट एक स्पेसिफिक टाइम तक ग्रो करेंगे, पूरी जिंदगी कंटिन्यूअसली ग्रो करते हैं। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं ना बच्चे, ये एक पर्टिकुलर एज तक ही ग्रो करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि प्लांट्स के अंदर अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। कैसी ग्रोथ होती है? अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। किस में होती है बच्चे? प्लांट्स के अंदर। और एनिमल्स में कैसी होगी बच्चे? लिमिटेड ग्रोथ होगी। क्या होगी? लिमिटेड ग्रोथ होगी। तो अनलिमिटेड और लिमिटेड वर्ड को भी आप यूज कर सकते हो। एनसीईआरटी के वर्ड एज इट इज आपको समझाए, उसके बाद स्पेसिफिक वर्ड भी आपको बता दिए। अब समझना बच्चे, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है, क्या होती है बच्चे? नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे कि माउंटेन्स हो गया, जैसे कि सैंड के ड्यून्स हो गए, ये भी ग्रो करते हैं। डू ग्रो लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, ये भी ग्रो करते हैं, मैंने समझा भी दिया है। इनके अंदर जो ग्रोथ होती है ना बच्चे, क्योंकि ये नॉन लिविंग चीजें हैं, इनके अंदर जो ग्रोथ होती है वो रिवर्सिबल ग्रोथ होती है, उसे आप वापस कन्वर्ट कर सकते हो उसी फॉर्म में। लेकिन अगर किसी लिविंग में ग्रोथ हो गई तो वापस उस ग्रोथ को रिवर्स नहीं किया जा सकता है। मैं क्या कहना चाहता हूं, जो नॉन लिविंग की ग्रोथ होती है बच्चे, ये रिवर्सिबल ग्रोथ होती है। रिवर्सिबल ग्रोथ होती है बच्चे, इसको आप रिवर्स कर सकते हो कंडीशन को। लेकिन अगर लिविंग में ग्रोथ हो गई तो उसे आप रिवर्स नहीं कर सकते। ये लो भाई, रिवर्सिबल ग्रोथ मेंशन कर दिया नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के आगे। क्लियर है? तो इस स्लाइड में जितनी भी लाइंस लिखी बढ़िया से नोट करो इसे, इसके बाद फर्दर अपन आगे बढ़ेंगे भाई। आराम से पढ़िए, पूरा साल है हमारे पास, अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करेंगे अपन। क्लियर है बच्चे? अगली स्लाइड पे आओ। अब हमने ग्रोथ आपको समझा दिया, अब हम आपको समझाते हैं बच्चे रिप्रोडक्शन के बारे में। भाई देखो बच्चे, अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीकों से क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं। यहां पर मैंने मेंशन किया ऑर्गेनिज्म का नाम, यहां पर मेंशन किया वो किस तरीके से रिप्रोडक्शन करेगा। जैसे सबसे पहला ऑर्गेनिज्म है आपके सामने फंजाई। क्या है बच्चे? फंजाई। तो फंजाई क्या करेगा? स्पोर्स बनाएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फॉर्म में, इसलिए मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या करेगा? रिप्रोडक्शन करेगा बच्चे। बहुत सारे स्पोर्स बनाएगा, जहां जहां वो स्पोर्स जाएंगे वहां वहां नए फंजाई ग्रो करेंगे बच्चे, उसकी जनरेशन ग्रो करेगी। क्लियरिटी है? इसके बाद ऑर्गेनिज्म आता है प्लेनेरिया। क्या आता है बच्चे? प्लेनेरिया। ये एक पतला सा वर्म होता है बच्चे, है ना, एक फ्लेट वर्म इसे कह सकते हो, पतला सा फीते जैसा होता है, इसे रिबन लाइक स्ट्रक्चर आप कह सकते हो, रिबन वर्म आप इसे कह सकते हो। क्लियर है? तो जो प्लेनेरिया होता है वो ट्रू रीजनरेशन करता है। इसे आप अगर कहीं से भी तोड़ देते हो प्लेनेरिया को, तो वो टूटा हुआ टुकड़ा, द ब्रोकन पीस कैन बी मेच्योर इनटू ए ग्रोथ एंड मेच्योर्ड प्लेनेरिया। अंडरस्टूड और नॉट?
अगर प्लेन एरिया का टुकड़ा किया तो वो टुकड़ा एक पूरा वेल डेवलप्ड प्लेन एरिया में ग्रो कर सकता है। अंडरस्टूड है? तो ये ट्रू रीजनरेशन करता है बच्चे। उसके बाद एनसीईआरटी लिखती है फंजाई जो होता है बच्चे फिलामेंट वाला एक फीते जैसा एल्गी जो होता है बच्चे, और प्रोटोनिमा जो होता है किसका, मोसेस का। मोसेस किसका पार्ट है सर, ये ब्रायोफाइटा का पार्ट है। ब्रायोफाइटा प्लांट की कैटेगरी है बच्चे, उसमें मोसेस एक कैटेगरी आती है। उसका जो प्रोटोनिमा होता है और जो फिलामेंटस वाले एल्गी है और जो फंजाई है, इनके अंदर टुकड़ों से क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। फ्रेगमेंट का मतलब होता है टुकड़े, जैसे प्लेनेरिया में रीजनरेशन, किसी टुकड़े से पूरा वापस बन रहा जाना, जनरेशन मतलब बनना, री का मतलब वापस, टूटे हुए टुकड़े से वापस बन रहा, ट्रू रीजनरेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है बहुत सारे टुकड़ों का बनना, किसी एक्सीडेंट की वजह से बहुत सारे टुकड़े बन गए उसके, तो वो बहुत सारे टुकड़े बहुत सारे नए नए ऑर्गेनिज्म बना लेंगे। बोलो बात समझ में आती है? बहुत ही बढ़िया। अगला ऑर्गेनिज्म है बच्चे बैक्टीरिया आपके सामने और अमीबा आपके सामने। ये दोनों ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, आप सब जानते हो इन्हें। इनमें फिजन, इनका टूटना, बेसिकली डिवाइड करना, इससे क्या हो जाता है, रिप्रोडक्शन हो जाता है। तो फिजन वर्ड वहां पे लिखा गया है। फिजन का मतलब टूटना और दो या दो से ज्यादा चीजें बना लेना। दो चीजें बना रहा है, दो ऑर्गेनिज्म बना रहा है तो उसे बाइनरी फिजन बोलेंगे, और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बना रहा है तो उसे मल्टीपल फिजन बोलेंगे। डिटेल में पढ़ाएंगे चैप्टर आने पर रिप्रोडक्शन का, ठीक है। इसके बाद एक ऐसा टॉपिक है जो मैंने पहले भी एक्सेप्शन करके बताया आपको, जो इनफर्टाइल ह्यूमंस होते हैं बच्चे, उनके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होता है। डू नॉट रिप्रोड्यूस, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल हो गया। उसके अलावा म्यूल, मैंने आपको बताया बच्चे, म्यूल एक ऑर्गेनिज्म है जो कि रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है। इसे बनाने के लिए आपको एक तो लेना पड़ेगा डंकी, एक लेना पड़ेगा आपको हॉर्स, एक मेल और एक फीमेल। इनमें जब क्रॉस कराओगे तब आपको म्यूल मिलेगा बच्चे। क्या मिलेगा बच्चे? म्यूल। जब भी म्यूल को बनाना होता है आपको एक तो चाहिए हॉर्स और एक चाहिए डंकी, इनके बीच में क्रॉस करवाना ही पड़ता है। इसके अलावा जो वर्कर्स भी होते हैं बच्चे, वर्कर बीज, वो भी क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। वर्कर बीज कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं करता है। जो क्वीन बी होती है ना बच्चे, क्वीन बी, ये रिप्रोडक्शन का काम करती है ड्रोन्स के साथ मिलकर। किसके साथ मिलकर? ड्रोन्स के साथ मिलकर। तो ये करते हैं बच्चे रिप्रोडक्शन। जो थर्ड टाइप की बी बची, वर्कर बी, ये कभी भी रिप्रोडक्शन का काम नहीं करती है। किसी भी हाइव के अंदर, किसी भी मधुमक्खी के छत्ते में तीन प्रकार की बीज होती है भाई, वर्कर बी, क्वीन बी और ड्रोन्स। इनके अंदर जो ये दोनों है ये रिप्रोडक्शन करती है, ये कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं करती है। नाम से ही समझ में आ रहा है, वर्कर बी, इसको काम करने के लिए बनाया गया है नेचर ने। ये केवल काम करती है बच्चे, जितना भी रिप्लेनिस्ट का काम होता है, जितना भी उस हाइव को ठीक करने का काम होता है, वो सारे काम कौन करती है? ये वर्कर बी करती है बेचारी, ठीक है। जो नेक्टर का लेकर आना है, मधुमक्खियों के लिए नेक्टर लेकर आना है, हनी का फॉर्मेशन करना है, ये सब वर्कर बी के फंक्शंस होते हैं बच्चे। डिटेल में पढ़ाएंगे टॉपिक आने पे। अंडरस्टूड है बच्चे? और ये जो म्यूल बनता है ये भी मैं आपको बता ही दूं, मेल कौन होता है इसमें और फीमेल कौन होता है। जो डंकी है और जो हॉर्स है, इसके अंदर मेल और फीमेल कौन होगा? डंकी को एज ए मेल यूज करते हैं, हॉर्स को एज ए फीमेल यूज करते हैं बच्चे। इनके क्रॉस से जो ऑर्गेनिज्म बनेगा उसका नाम क्या है? म्यूल है बच्चे। अंडरस्टूड और नोट? तो ये कुछ ऑर्गेनिज्म है जिनके रिप्रोडक्शन के मेथड मैंने आपके सामने बहुत डिटेल में समझा दिए। बोलो आपको समझ में आया? बहुत बढ़िया से इस टेबल को अच्छे से बनाओ, उसके बाद अपन आगे बढ़ रहे हैं बच्चे। चलिए भाई अगली स्लाइड पे आते हैं और मेटाबॉलिज्म आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं। एक एक वर्ड में आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से देखिएगा। देखो बच्चे, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है द सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस, the sum of all chemical reactions occurring in living organisms। लिविंग ऑर्गेनिज्म में होने वाली सभी केमिकल रिएक्शंस का जो सम टोटल होता है उसे क्या बोल सकते हैं बच्चे? मेटाबॉलिज्म बोल सकते हैं।
अब जो मेटाबॉलिज्म है इसको वो ध्यान से देखिएगा। ये दो टाइप का हो सकता है, एक हो सकता है कैटाबॉलिज्म, एक हो सकता है एनाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? जितनी भी केमिकल रिएक्शन हो रही है बॉडी के अंदर, अगर उस केमिकल रिएक्शन के अंदर कुछ सब्सटेंस ब्रेक हो रहे हैं और छोटे छोटे सब्सटेंस बन रहे हैं तो उसे बोलेंगे कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या है बच्चे? ये एक ब्रेक डाउन रिएक्शन है, ब्रेक डाउन प्रोसेस है, आप कह सकते हो भाई, ठीक है। और जो एनाबॉलिज्म है, जब भी छोटे छोटे सिंपल सब्सटेंस जुड़ेंगे और एक नया सब्सटेंस बनेगा बड़ा वाला, कॉम्प्लेक्स वाला, तो उसे क्या बोलेंगे? एनाबॉलिज्म बोलेंगे बच्चे। ध्यान से देखिएगा, यहां पे लिख रहा हूं मैं, ये क्या है? ये एक सिंथेटिक प्रोसेस है, ये एक सिंथेटिक प्रोसेस है। होता क्या है यहां पे ध्यान से सुनिएगा, कैटाबॉलिज्म के अंदर एक होता है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। क्या होता है? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। ये ब्रेक होता है और यहां पे बनते हैं मल्टीपल सिंपलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये जो कॉम्प्लेक्स वाला मॉलिक्यूल है ये एक ही होता है, वे सिंगल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, तभी इसको ब्रेक डाउन बोलेंगे अपन। जबकि एनाबॉलिज्म में जस्ट इसका उल्टा होता है, यहां पर पहले होते हैं मल्टीपल सिंपलर मॉलिक्यूल्स, ये कंबाइन करते हैं जिससे बनता है एक कॉम्प्लेक्स, यानी कि सिंगल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। तो इस रिएक्शन को कैटाबॉलिज्म बोलेंगे, इस रिएक्शन को एनाबॉलिज्म बोलेंगे। जब भी कैटाबॉलिज्म होगा एनर्जी रिलीज्ड होगी। यहां पर क्या होता है बच्चे? यहां पर एनर्जी रिलीज्ड होती है, और ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें एनर्जी बाहर निकलती है उसे क्या बोलते हैं बच्चे? एक्सोथर्मिक बोलते हैं बच्चे। क्या बोलते हैं उसे? एक्सोथर्मिक बोलते हैं। और जब भी एनाबॉलिज्म होता है, जब भी सब्सटेंस को जुड़ना होता है, किसी सब्सटेंस को बनाना होता है, तो एनर्जी यूज की जाती है वहां पर। यहां पे लिख देता हूं, एनर्जी यूज्ड अप, यहां पर एनर्जी यूज होती है। और ऐसी रिएक्शन जिनमें एनर्जी यूज होती है उन्हें बोलते हैं एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस। बोलो, बात समझ में आती है? कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म बहुत अच्छे से आपको समझ में आया है। अगर आप कहो तो एक टिपिकल एग्जांपल दे दूं आपको। कैटाबॉलिज्म का एक टिपिकल एग्जांपल है बच्चे रेस्पिरेशन। क्या है बच्चे? रेस्पिरेशन। जब भी रेस्पिरेशन होता है तो ग्लूकोज ब्रेक होता है पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड फर्दर ब्रेक हो जाता है CO2 और वाटर के अंदर, अगर वो एरोबिक रेस्पिरेशन है तो। टर्म एंड कंडीशन अप्लाइड। तो ये जो प्रोसेस है इसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल मल्टीपल सिंपलर मॉलिक्यूल्स बना रहा है, तो ये कैटाबॉलिज्म है। एनाबॉलिज्म का टिपिकल एग्जांपल आप समझने के लिए यूज कीजिए फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस बच्चे, इस प्रोसेस का जस्ट उल्टा होता है भाई, रेस्पिरेशन का जस्ट उल्टा है फोटोसिंथेसिस। इसमें CO2 और वाटर कंबाइन होते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, और ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है जो कि एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। तो ये है बच्चे आपके सामने कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, यू कैन नोट इट, देन वी फर्दर मूव ऑन। क्लियर है बच्चे? आगे बढ़ सकते हैं। तो ये है मेटाबॉलिक रिएक्शन। ये डिफाइनिंग फीचर है या नहीं, उनके बारे में एक लाइन और है बस, वो भी आपको समझा दूं मैं, बहुत ध्यान से देखो। इन विट्रो रिएक्शन, ऊपर लिख देंगे इसे, नीचे तो आई थिंक जगह नहीं है, ऊपर ही लिखेंगे। इन विट्रो रिएक्शंस आर लिविंग but not the टेस्ट ट्यूब। जो इन विट्रो के अंदर रिएक्शंस हो रही है, लैब के अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर जो रिएक्शंस हो रही है, वो रिएक्शंस तो लिविंग है
बट वो टेस्ट ट्यूब, वो इंस्ट्रूमेंट जिसमें रिएक्शन करवा रहे हो वो लिविंग नहीं है। ये लाइन मैंने आपके सामने लिखी भाई। रिएक्शन से रिलेटेड टॉपिक है मेटाबॉलिज्म, इसलिए ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो लैब में रिएक्शन करा रहे हैं वो लिविंग है या नॉन लिविंग बच्चे। अब टॉपिक आता है बच्चे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का। जैसा कि मैंने बता दिया ये एक डिफाइनिंग फीचर है बच्चे, इससे हम डेफिनेशन दे सकते हैं कि वो लिविंग है या नहीं है। ध्यान से देखो, सबसे पहली बात तो बायो के अंदर जब हम बात करते हैं कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किसका बना है तो हम कहते हैं भाई सेल्स का बना है। जब सेल्स आपस में कंबाइन होते हैं किसी ऑर्गेनिज्म में तो वो टिश्यू को फॉर्म करते हैं, ये सबको पता है। जब टिश्यू कंबाइन होता है तो ऑर्गन को फॉर्म करता है। जब बहुत सारे ऑर्गन कंबाइन होते हैं तो वो सिस्टम को फॉर्म करते हैं। जब बहुत सारे सिस्टम कंबाइन होते हैं तो वो पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को कंस्ट्रक्ट करते हैं, बॉडी को बना देते हैं। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी कैसे बनती है बच्चे? सेल्स टिश्यू बनाएगा, टिश्यूज मिलकर ऑर्गन बनाएंगे, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे और ऑर्गन सिस्टम मिलकर पूरी बॉडी बना देंगे। अगर आप एग्जाम्पल लिखना चाहते हो तो सेल्स के बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। इधर से शुरू करते हैं। बॉडी तो बॉडी है, जैसे मेरी बॉडी को आप देख सकते हो भाई। इस एक बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, जैसे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया। तो आप समझ पा रहे हो कि बहुत सारे सिस्टम हो सकते हैं। अंडरस्टूड और नॉट? इस एक सिस्टम के अंदर जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें बहुत सारे ऑर्गन हो सकते हैं, जैसे माउथ हो गया, इसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, है ना, एनस हो गया। तो ये ऑर्गन्स है इस एक सिस्टम के अंदर। एक सिस्टम में मल्टीपल ऑर्गन्स यहां पर हो सकते हैं बच्चे। इस एक ऑर्गन के अंदर, जैसे मैं कहूं आपने स्टमक लिया, इसके अंदर बहुत सारे टिश्यू प्रेजेंट हो सकते हैं, बहुत सारे टिश्यू प्रेजेंट हो सकते हैं बच्चे। बात समझ में आती है? इस टिश्यू के अंदर बहुत सारे सेल्स हो सकते हैं। मैं यहाँ पे टिश्यू ले लेता हूं, जनरली मस्कुलर टिश्यू। क्या ले लिया मैंने? मस्कुलर टिश्यू ले लिया स्टमक के अंदर। इस मस्कुलर टिश्यू में बहुत सारे सेल्स हो सकते हैं बच्चे, जैसे कि पहला सेल ले लिया हमने गॉबलेट सेल्स, बहुत सारे सेल्स हो सकते हैं ना। मैंने ले लिया ऑक्जेंटिक सेल्स, ठीक है। तो गॉबलेट सेल हो गया, ऑक्जेंटिक सेल हो गया। क्या यहाँ पे बहुत सारे सेल हो सकते हैं? ऑब्वियसली हो सकते हैं भाई। यानी कि मैं आपको ये समझा रहा हूं कि एक बॉडी में बहुत सारे सिस्टम, एक सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन, एक ऑर्गन में बहुत सारे टिश्यू, एक टिश्यू में बहुत सारे सेल्स। तो कुल मिला के इतनी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की। अगर किसी ऑब्जेक्ट में सेल है तो वो लिविंग है, अगर सेल नहीं है तो वो लिविंग भी नहीं है। ये कहना चाह रहा हूं मैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइनिंग फीचर बोलते हैं बच्चे। क्या बोलते हैं? डिफाइनिंग फीचर। ये डेफिनेशन दे सकता है। अगर ये प्रेजेंट हुआ तो उसे अपन लिविंग कहेंगे, अगर ये प्रेजेंट नहीं हुआ तो उसे अपन नॉन लिविंग कहेंगे बच्चे। क्लियरिटी है? यानी कि सभी लिविंग में प्रेजेंट होता है, किसी भी नॉन लिविंग में प्रेजेंट नहीं होता है। अंडरस्टूड और नॉट? अगला टॉपिक आता है बच्चे कॉन्शियस। क्या आता है? कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है किसी एटमॉस्फेयर में होने वाली एक्टिविटी को सेंस करना, उस एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्ड करना। ये क्या है? कॉन्शियसनेस है। ये सबसे ज्यादा ऑब्वियस है। ऑब्वियसली लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो रिस्पॉन्ड तो करेगा ही, तभी तो उसे लिविंग कहेंगे। आपने किसी को थप्पड़ मारा, वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा, क्या उसे आप नॉन लिविंग कहने लग जाओगे? ऑब्वियसली। बात समझ आई? आप थप्पड़ मारोगे तो ऑब्वियसली सामने से मुक्का आएगा। अंडरस्टूड बात है? मुक्का ही आएगा। अंडरस्टूड? तो ये लिविंग का कैरेक्टर है, वापस रिस्पॉन्ड करना। तो ये मोस्ट ऑब्वियस है भाई, और टेक्निकली बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है भाई, है ना। आपके टच करते ही सामने से मुक्का आ गया, कितना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, कितना तेजी से हो रहा है, ये क्विकली प्रोसेस है। बोलो है या नहीं? बहुत है भाई। किसी भी ऑर्गेनिज्म का फीचर है, ऑब्वियसली है, सभी ऑर्गेनिज्म में होता है भाई कॉन्शियसनेस, है ना। उसके बाद देखो क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर। पहले तो एटमॉस्फेयर के अंदर जो भी हो रहा है उसे सेंस किया जाएगा, उसके बाद उसके अगेंस्ट क्या किया जाएगा? रिस्पॉन्स किया जाएगा। बोलो बात समझ आती है? जो फोटो पीरियड होता है बच्चे, ये सीजनल ब्रीडर को अफेक्ट करता है बच्चे। सीजनल ब्रीडर में प्लांट्स आ सकते हैं, एनिमल्स आ सकते हैं बच्चे। फोटो पीरियडिज्म उनको अफेक्ट करेगा। फोटो पीरियडिज्म यानी कि लाइट की प्रेजेंस बेसिकली। ध्यान से सुनो, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सनलाइट को देखकर रिप्रोडक्शन करते हैं बच्चे। अगर इतनी सनलाइट मिली उन्हें तभी वो रिप्रोडक्शन कर पाएंगे बच्चे।
अगर लाइट नहीं मिलेगी तो वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो स्पेसिफिक लाइट की अमाउंट पे ही अपनी फ्लावरिंग करते हैं, अपना रिप्रोडक्शन शो करते हैं बच्चे। उनके लिए भी जो फोटो पीरियड है, सनलाइट की प्रेजेंस का जो पीरियड है, वो इंपॉर्टेंट होता है रिप्रोडक्शन करने के लिए, एनिमल्स में भी और प्लांट्स में भी। एग्जाम्पल नहीं पढ़ने हैं, एनसीईआरटी में नहीं है, बस इतना ध्यान में रखो। प्लांट में और एनिमल में जो रिप्रोडक्शन की एक्टिविटी है सीजनल ब्रीडर्स के लिए, वो फोटो पीरियडिज्म पे डिपेंड कर सकती है, अफेक्ट कर सकती है उनको, ठीक है। जो सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है बच्चे, वो केवल ह्यूमंस में ही प्रेजेंट होती है। केवल ह्यूमन ही ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपने फायदे के बारे में और इस दुनिया के फायदे के बारे में सोच सकता है और उनके लिए काम कर सकता है। जो कोमा के अंदर पेशेंट होता है बच्चे, आपको क्या लगता है, क्या वो डेड है या फिर वो लिविंग है? आप कहोगे सर कोमा के अंदर पेशेंट, उसके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन तो हो रही है ना, ऑब्वियसली हो रही है, बट वो रिस्पॉन्ड तो नहीं कर रहा। उसको थप्पड़ मारो, वो कुछ बोल ही नहीं रहा बेचारा, वो तो बस पड़ा है, उसके अंदर कॉन्शियसनेस ही नहीं है। उसके बहुत सारे लिविंग के फीचर डिस्ट्रॉय हो चुके हैं कोमा में जाने के बाद। तो उसे ना तो लिविंग ना तो नॉन लिविंग, उसे ब्रेन डेड पर्सन बोला गया है एनसीईआरटी में। क्या बोला गया है? ब्रेन डेड। उसका बस ब्रेन डेड हुआ है, कॉन्शियसनेस का फीचर गया है, बाकी सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस, रेस्पिरेशन वगैरह उसके अंदर कंडक्ट अभी भी हो रहे हैं। अगला है बच्चे इमरजेंस। इमरजेंस जैसा कि मैंने बता दिया बच्चे, बहुत सारी चीजों के जुड़ने से एक नई चीज का अपीयर होना क्या है? इमरजेंस है। जैसे मैं कहूं सेल्स कंबाइन हुए टुगेदर, क्या हुए? टुगेदर हुए, एक साथ हुए। उसके बाद इन्होंने क्या बनाया? टिश्यू बनाया। बात समझ आई? क्लियरिटी है आपको? मैं यहां पे कह रहा हूं आपके सामने, ध्यान से सुनिएगा। सेल्स के अंदर ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जिसे मैंने बोला प्रॉपर्टी 1, ठीक है। अलग अलग टाइप के सेल्स है, अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टीज है। P1 प्रॉपर्टी, P2 प्रॉपर्टी, P3 प्रॉपर्टी, P4 प्रॉपर्टी। इमेजिन करो 4 सेल्स है हमारे पास, अंडरस्टूड? 4 टाइप की प्रॉपर्टीज उनके अंदर। जब ये जुड़ेगी और एक टिश्यू की तरह काम करेगी, तो ये जो चारों प्रॉपर्टी है डिसअपीयर, गायब, मिलेगी नहीं आपको टिश्यू के अंदर। टिश्यू के अंदर एक नई प्रॉपर्टी आएगी P5, जो इन सबसे अलग है। इस प्रॉपर्टी को, जो इनिशियल प्रॉपर्टीज है उसका गायब होना, नई प्रॉपर्टी का अपीयर होना, ये जो टेंडेंसी है, इसे बोलते हैं बच्चे इमरजेंस। क्या बोलते हैं इसे? इमरजेंस बोलते हैं। और ये सभी लिविंग में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन लिविंग। अगर ये एब्सेंट है तो उसे क्या बोलेंगे? नॉन लिविंग। इट इज ए डिफाइनिंग फीचर। एनसीईआरटी में इतना क्लियरली नहीं लिखा, जैसे मैंने बहुत क्लियरली बता दिया आपको क्या है ये। एनसीईआरटी लिखती है ऑल लिविंग फिनोमिनन आर ड्यू टू अंडरलाइनिंग इंटरेक्शंस, यानी कि इंटरेक्शन हो रहा है दो चीजों के बीच, दैट रिजल्ट इन इमरजेंस। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग फिनोमिना के अंदर अगर इंटरेक्शंस होते हैं, अगर दो चीजें जुड़ती है, तो क्या होता है? इमरजेंस होता है। दो चीजें जुड़ रही है, नया कैरेक्टर आ रहा है, इसी को इमरजेंस बोलते हैं। मैंने डिटेल में बताया। तो ये है भाई इमरजेंस का टॉपिक। बहुत ही बढ़िया से पॉज करके इसे नोट कर लेना। इसके बाद पढ़ते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। आज के पहले स्लाइड पे मैंने क्या बताया, लिविंग क्या है वो सीखेंगे। तो पूरा लेक्चर समझा भाई? तो क्या सीखा है हमने, आखिर लिविंग को कैसे डिफाइन करेंगे? एनसीईआरटी बोलती है, देखो बच्चे, लिविंग वो है जो अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है, यानी कि रिप्रोडक्शन करेगा मेनली। उसके बाद जो अपने आप को इवॉल्व कर सकता है, अपने आप में बदलाव कर सकता है नेचर के अकॉर्डिंग। लिविंग वो है जो अपने आप को रेगुलेट कर सकता है। सर्दी आई तो अपने एटमॉस्फेयर को गर्म किया अंदर से, गर्मी आई तो ठंडा किया, अपने आप को रेगुलेट कर सकता है। टेम्परेचर, पीएच, एसिडिटी, सब कुछ रेगुलेट कर सकता है। कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, जो बाहर से रिएक्शंस आ रहे हैं उनके खिलाफ रिस्पॉन्ड कर सकता है, उनके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड कर सकता है, वो होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो रिस्पॉन्ड करने की टेंडेंसी है, एक्सटर्नल स्टिमुलस के अगेंस्ट जो रिस्पॉन्ड करने की टेंडेंसी है, ये सभी लिविंग में प्रेजेंट होती है। इसलिए एनसीईआरटी लिखती है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म सिमिलैरिटी शो करते हैं इस कैरेक्टर में। सारे के सारे क्या करते हैं? रिस्पॉन्ड करते हैं, इसलिए सिमिलर होते हैं इस कैरेक्टर में सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये कहती है एनसीईआरटी। अब बच्चे शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी की रीडिंग। 1 मिनट का पॉज ले सकते हैं और बढ़िया से इतने नोट्स को आप रिवाइज कर सकते हैं। फिर इतने पोर्शन की एनसीईआरटी पढ़ाता हूं। देखिएगा बच्चे,
बिल्कुल अपनी एनर्जी को कम मत होने दीजिए, एकदम जोश के साथ, एकदम बढ़िया से बने हुए, एकदम माहौल बनाते हुए, क्योंकि एनसीईआरटी वो चीज है जो आग लगाने का काम करती है एग्जाम में। एनसीईआरटी की एक एक लाइन कॉन्फिडेंस पैदा करती है आपके अंदर, बात समझ आई। तो मेन एरिया अभी स्टार्ट कर रहा हूं एनसीईआरटी रीडिंग का आपके साथ भाई, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले एक साइंटिस्ट से बचे अर्नेस्ट मेयर, जिनका फोटो लगा के कुछ उनके बारे में लिखा गया है। मेन चीजें डिस्कस करता हूं आपके साथ बच्चे। इन्हें 20th सेंचुरी का डार्विन कहा जाता है। डार्विन ने इवोल्यूशन में बहुत ज्यादा रोल प्ले किया था, इसीलिए 20th सेंचुरी में इन्होंने बहुत ज्यादा रोल प्ले किया था। भाई अर्नेस्ट मेयर ने क्या क्या किया वो सब लिखा हुआ है। डार्विन कहते हैं इनको 20th सेंचुरी का। क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है यहाँ पे 21 लिख के, बात समझ आई। 20th सेंचुरी का डार्विन किसे बोलते हैं? मेयर को बोलते हैं भाई साहब। इसके बाद ये जो ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट होते हैं उस टाइम के, उन 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्टों में थे, एक थे। काफी ग्रेट साइंटिस्ट हुए थे भाई, बोलो बात समझ में आती है। जो इन्हें टाइटल मिला है वो क्या मिला है? अलेक्जेंडर अरेगिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिटस, ये इन्हें टाइटल दिया गया है भाई, ठीक है, बात समझ आती है। उसके बाद सुनो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहां पर, द करंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज। इन्होंने एक ऐसी डेफिनेशन दी है बायोलॉजिकल स्पीसीज की जो करंटली एक्सेप्ट की गई है बायोलॉजिस्ट के द्वारा। इन्होंने ये बोला है कि स्पीसीज वो होगी जो रिप्रोडक्शन शो कर सकती है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं आपस में, उन्हें क्या बोला है? स्पीसीज बोला है। ये डेफिनेशन इन्होंने दी है और उसे एक्सेप्ट भी किया गया भाई। इनको कुछ प्राइज मिले हैं, जिसे बेल्जियन प्राइज मिला है उन्हें, बेल्जियन प्राइज। वो कब मिला है? 1983 में। इन्हें इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी मिला था 1994 के अंदर। इन्हें क्राफोर्ड प्राइज मिला था बच्चे 1999 के अंदर। तो 3 प्राइज इनको मिल रखे हैं भाई, है ना। बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट हुए हैं भाई। इनकी बर्थ देख सकते हो आप 1904 के अंदर, इनकी डेथ देख सकते हो 2004 के अंदर। बिल्कुल सेंचुरी लगा के गया है बंदा, है ना, बिल्कुल सेंचुरी लगा के गया है, बिल्कुल 100 ईयर का लाइफ स्पेन कंप्लीट करके गया है भाई। ये होती है लाइफ, है ना। तो इतने ग्रेट साइंटिस्ट हुए भाई। ये मेजर पोर्शन मैंने आपको बताया इनके बारे में। सबसे मेजर ये रहेगा पहली लाइन का पोर्शन। इसके बाद समझते हैं एनसीईआरटी क्या लिखती है बच्चे। बहुत रेंज दिखती है हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत अलग अलग जगह रह सकते हैं बच्चे, चाहे वो बर्फीले इलाके हो, चाहे वो गर्म इलाके हो, चाहे वो समुद्र हो, चाहे वो रेगिस्तान हो, चाहे वो डेजर्ट हो, फॉरेस्ट हो, माउंटेन्स हो, डीप ओशंस हो, ग्लेशियर्स हो। बहुत सारे जगह पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं बच्चे। उनकी जो हैबिटेट है वो बहुत अलग अलग हो सकती है, और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, उनके हैबिटेट के बारे में कुछ चीजें लिखी गई है, आप देख सकते हो बच्चे। हैबिटेट कहाँ कहाँ वो मिलते हैं उनके बारे में कुछ चीजें एनसीईआरटी मेंशन करती है। माउंटेन्स को मेंशन करती है, बहुत सारी चीजें मेंशन करती है, आप ये देख सकते हो। तो मैं आपको समझा रहा था, यहाँ पर पढ़ता हूँ एक एक लाइन आपके सामने। इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड द कोऑपरेशन among members of population and among population of community, even molecule traffic inside a cell make it deeply reflect on what needed is life. लाइफ को क्या चाहिए, साइंटिस्टों के मन में ये डाउट था बच्चे। इस पूरे पैराग्राफ को जब आप पढ़ोगे तो आप ये रियलाइज करोगे, साइंटिस्ट ये सोच रहे थे कि ऐसा क्या है लिविंग के अंदर, एक छोटे से सेल में इतना ज्यादा ट्रैफिक, इतने ज्यादा फंक्शंस आखिर कैसे मेंटेन हो रहे हैं। ये डाउट खल रहा था उनके दिमाग में। ये जो क्वेश्चंस है ये इंप्लीकेट कर रहा था, ब्रेन के अंदर खटक रहा था साइंटिस्टों के। बात समझ आई क्या? तो ऐसी मोटी मोटी जनरल बातें करती है एनसीईआरटी। व्हाट इज लिविंग में एनसीईआरटी वही लिखती है जो मैंने आपको सब कुछ बताया भाई। मैंने आपको ग्रो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं भाई, ये बता दिया। जो माउंटेन्स होते हैं वो भी ग्रो करते हैं भाई, है ना। जो सैंड माउंट्स होते हैं वो भी ग्रो करते हैं। जो बताया सब कुछ एनसीईआरटी मेंशन कर रही है। प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो पूरी लाइफ चलती रहती है भाई, कंटिन्यूसली ग्रोथ करते हैं। लेकिन एनिमल्स पूरी लाइफ ग्रोथ नहीं करते हैं, सर्टेन एज तक करते हैं। ये लाइन आपको बताई थी हमने। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन अटैच होते हैं इंटरनली, सेल डिवीजन को ही उनका रिप्रोडक्शन कह सकते हैं। लेकिन मल्टी सेलुलर में ऐसा अपन नहीं कर सकते हैं। जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर जो ग्रोथ होती है वो रिवर्सिबल नहीं होती है, लेकिन जो माउंटेन्स होते हैं उनके अंदर होने वाली ग्रोथ कैसी होती है बच्चे? रिवर्सिबल होती है। ये सारी बातें अपन कर चुके हैं ग्रोथ के
बारे में एकदम डिटेल में कर चुके हैं बच्चे। ठीक है, डेड सिस्टम्स जो होते हैं वो भी ग्रोथ करते हैं। सबसे लास्ट में जो फीचर बताए थे लिविंग के वो यहाँ पर मेंशन्ड है आपके सामने। आप पढ़ोगे एनसीईआरटी तो सब मिल जाएगा आपको। मेजर चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, हाउ टू रीड एनसीईआरटी, हाईलाइटेड एनसीईआरटी का पोर्शन लगा रखा है। रिप्रोडक्शन में जो भी आपको ऑर्गेनिज्म और उनके मेथड बताए थे सब यहाँ पे लिखा हुआ, देख सकते हो आप। फंजाई के बारे में लिखा हुआ, एसेक्सुअल स्पोर लिखा हुआ है, यहाँ पे हाइड्राइस लिखा हुआ है, बडिंग लिखा हुआ है, प्लेनेरिया लिखा हुआ है, ट्रू रीजनरेशन लिखा हुआ है। मतलब जो जो बताया सब कुछ मेंशन किया गया है, आप यहाँ पर देख पा रहे हो। वर्कर भी हो गया, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हो गया और म्यूल हो गया बच्चे, इनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है, इसलिए एनसीईआरटी कहती है रिप्रोडक्शन को अपन डिफाइनिंग फीचर नहीं कह सकते हैं। अंडरस्टूड और नॉट? जो बताया वही लिखा है, एनसीईआरटी ही पढ़ाइए पहले आपको, है ना, बस स्लाइड नहीं दिखाई है एनसीईआरटी की। अनदर कैरेक्टरिस्टिक क्या है बच्चे? मेटाबॉलिज्म है, जितनी भी रिएक्शन होती है मिलाकर मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस बोलते हैं सबको। सारी चीजें बता दी, सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शन, उन्हीं को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, सब बता दिया। जो टेस्ट ट्यूब के अंदर रिएक्शंस हो रही है बच्चे, वो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस है। वो रिएक्शंस तो मेटाबॉलिक है, उसे तो लिविंग कह सकते हो, लेकिन जो विट्रो सिस्टम है उसे आप श्योरली लिविंग नहीं कह सकते हो, उसे आप क्या बोलेंगे बच्चे? नॉन लिविंग ही बोलेंगे। अंडरस्टूड है? इसके बाद देखो बच्चे, मोस्ट ऑब्वियस और टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड कौन सा फीचर है आपको समझ में आ रहा ही होगा। कॉन्शियसनेस की बात कर रहा है यहाँ पर। एटमॉस्फेयर के प्रति जो लाइट है, वाटर है, टेम्परेचर है, उन्हें सेंस करना, जो पोल्यूशन हो रहा है उन्हें सेंस करना और अपना रिस्पॉन्ड देना। जो फोटोपीरिज्म होता है वो प्लांट और एनिमल दोनों के अंदर अफेक्ट करता है भाई रिप्रोडक्शन की एक्टिविटी को। बोलो बात समझ में आती है? और जो सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है वो केवल ह्यूमंस में ही प्रेजेंट होता है, और इसका मतलब होता है कि वो अपने बारे में, अपने बेनिफिट्स के बारे में सोच पा रहा है। ह्यूमन बीइंग्स के अंदर ही एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट होती है ये सेल्फ कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टी। इसके बाद देखो यहां पर लिखा गया है, अगर कोई पेशेंट कोमा के अंदर है तो उसे ब्रेन डेड पर्सन की तरह ट्रीट करेंगे, ना तो लिविंग है वो, ना ही नॉन लिविंग है भाई। उसके अंदर कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टी गायब हो चुकी है, सेल्फ कॉन्शियसनेस उसके अंदर नहीं रहा है अब। बोलो बात समझ में आती है क्या बच्चे? बहुत ही बढ़िया। आगे देखो, जो अंडरलाइंग इंटरेक्शंस है ये बात कर रहा है, वो इमरजेंस के बारे में एनसीईआरटी सब कुछ एक साथ लिखती है ना, सेपरेट नहीं करती है टॉपिक को। अंडरलाइंग इंटरेक्शंस जो हो रही है उसी को क्या इमरजेंस के तरह यहाँ पर प्रॉपर्टी को करेंगी। ये देखो, इमरजेंस प्रॉपर्टी एज हायर लेवल पे आप देख सकते हो ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऑब्वियसली प्रेजेंट होती है। इसके बाद जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके कैरेक्टर लिखे हैं भाई, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, इवॉल्विंग होता है, सेल्फ रेगुलेटिंग होता है, उसके अलावा कैपेबल होता है वो रिस्पॉन्ड करने में एक्सटर्नल स्टिमुली को। बायोलॉजी जो होती है वो एक हिस्ट्री ऑफ द लाइफ होती है ऑन द अर्थ। अर्थ के ऊपर लाइफ कैसे इवॉल्व हुई है और कहाँ तक लाइफ आ चुकी है और क्या क्या अडेप्टेशंस इसने अपनाए हैं अपने अंदर, ये सब पढ़ते हैं अपन बायोलॉजी के अंदर। तो ये सब कुछ आपको समझा दिया है भाई, एक एक लाइन आपको समझा दी है आज के लेक्चर में। व्हाट इज लिविंग, एनसीईआरटी की सारी स्लाइड आपको दिखा दी, मेजर लाइंस, हाईलाइटेड लाइन आपको बता दी, पहले पूरी लाइंस आपको समझा दी डिटेल में। थैंक यू सो मच इस लेक्चर को देखने के लिए। थोरेक्स की फैमिली से जुड़ने के लिए यूट्यूब पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, कहीं भी ये यूआरएल आप सर्च करेंगे थोरेक्स 100, आपको हमारा हैंडल मिल जाएगा। इस लेक्चर का पीडीएफ अगर आप चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कहाँ पे देखना है बच्चे? डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा इस स्लाइड के पीडीएफ का, या फिर आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। इसके बायो में, इसके डिस्क्रिप्शन में, चैनल के डिस्क्रिप्शन में सभी जगह लिंक पड़े हैं, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ भी सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स, इंपॉर्टेंट नोटिस, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सब कुछ आपके साथ वहाँ पे शेयर किया जाता है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के अंदर, जल्द ही मिलेंगे सेकंड लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच अगेन, बढ़िया से पढ़ाई करते रहे, ऑल द बेस्ट।